बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। नाजरीन, कल से लेकर आज तक इंडियन मीडिया में जो हेडलाइन है और जो लीड स्टोरी है वो कुलभूषण यादव के गिर्द घूमती है। इंडियन मीडिया का और इंडियन हुकाम का ये दावा है कि वो केस ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कुलभूषण यादव का मुकदमा जीत जाएंगे और कुलभूषण यादव को किसी सूरत भी पाकिस्तान में फांसी नहीं लगने देंगे। कुलभूषण यादव वही दहशतगर्द है जिसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया और फिर उसने में ये एतराफ़ किया कि उसकी जिम्मेदारियों में बलूचिस्तान और कराची के हालात ख़राब करना शामिल था। भारत ये मुकदमा ICJ में ले गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अक़वाम मुत्तहिदा के 5 बड़े अदारे हैं और उनमें से ICJ एक बड़ा अदारा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक मुक़द्दस कोर्ट है। इसमें माजी में भी बहुत से हाई लेवल केसेस चल चुके हैं जिनमें अमेरिका और बरतानिया का, जो आपको याद होगा बहरी जहाज़ वाला जो मुकदमा था, अमेरिका का बहरी जहाज़ बरतानिया के बहरी जहाज़ से टकराया और फिर वो क्योंकि ट्रेड के गर्ज से दोनों सफ़र कर रहे थे, फिर उसमें जो नुकसान हुआ उसके अजाला करने के लिए ICJ में ये केस लेकर जाया गया बरतानिया की तरफ से। और फिर ये मुकदमा अमेरिका हार गया क्योंकि उसके जहाज़ की बत्तियां बंद थी और फिर वो सारा जुर्माना या जो भी नुकसान था वो अमेरिका ने भरा। ये मैंने मिसाल इसलिए दिया है क्योंकि पहले भी माजी में 2 ममालिक के दरमियान जो केसेस थे वो ICJ में चल चुके हैं, पाकिस्तान और इंडिया पहला नहीं। मगर पाकिस्तान कश्मीर के मसले को मुतअद्दिद बार ICJ में लेकर जाने का ख्वाहिशमंद रहा है, मगर भारत की तरफ से इस पर कोई रिलक्टेंट स्टांस लिया गया और भारत की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि वो ICJ में पाकिस्तान को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। मगर कुलभूषण यादव के मसले में भारत ICJ के पास गया। ICJ ने एक लेटर पाकिस्तान के नाम लिखा और फिर उसमें दरियाफ्त किया कि क्या आप तैयार हैं ये केस भारत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, और पाकिस्तान का जवाब हाँ में था। कल इसकी समाअत हुई है, पाकिस्तान की तरफ से भी वहाँ पर लॉयर्स मौजूद थे, लीगल टीम्स मौजूद थी और इंडिया की तरफ से भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो स्टांस इंडिया की तरफ से अपनाया गया वो यकीनन बेबुनियाद था कि ये एक मासूम शहरी था, इसको ईरान से अगवा किया गया पाकिस्तान की जानिब से, और इसकी जो फांसी है, जो इसका डेथ सेंटेंस जो पाकिस्तान ने इसे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए सुनाया है, वो नाकाबिल कबूल है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ ये कहा गया कि ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में मुलव्विस था, बल्कि इस बात की भी वहाँ पर यकीन दहानी करवाने की कोशिश की गई कि ICJ जो आलमी अदालत है उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसकी ये अहलियत नहीं है कि वो एक दहशतगर्द का मुकदमा सुन सके या उस पर कोई अपना फ़ैसला सादर कर सके। ये कोई जासूस नहीं था, ये एक दहशतगर्द था। इसकी यकीन दहानी पाकिस्तान की तरफ से खावर कुरैशी जो वकील हैं उन्होंने करवाई है ICJ में। अब कुछ तस्वीर जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ, जिससे ये साबित होता है कि भारतीय हुकाम की तरफ से जो गेस्चर था पाकिस्तानियों के लिए वो वहाँ पर शदीद नेगेटिव था। मिसाल के तौर पर ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं डॉक्टर मोहम्मद फैसल, वो हाथ आगे बढ़ा रहे हैं हैंड शेक के लिए डॉक्टर दीपक मित्तल का, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक ऑफिशियल हैं, उनके आगे हाथ बढ़ा रहे हैं। मगर डॉक्टर मित्तल ने हाथ अपना पीछे करके नमस्ते का साइन किया, यानी उनसे हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर डॉक्टर मोहम्मद फैसल जब हाथ आगे किया तो उनसे हाथ नहीं मिलाया। ये तस्वीर भी लोगों की इजहार बरहमी का बाइस बन रही है, पाकिस्तानियों की बिलखुसूस। और ये बात भी काबिल गौर है कि नरेंद्र मोदी हमेशा से ही बदनाम रहे हैं हाथ मिलाने के लिए। लोगों से हाथ मिलाते हैं और फिर हाथ छोड़ते नहीं, लोगों से गले मिलते हैं। वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल होती है। नरेंद्र मोदी की भी 2 तस्वीर मेरे पास हैं, वो भी ज़रा मुलाहिजा कीजिए, जिसमें वो प्रिंस विलियम से नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया है और जब तक फिर उनके पाम प्रिंट, जिसे हाथ का निशान कहते हैं, वो प्रिंस विलियम को नहीं उस पर प्रिंट हो गया, तब तक नरेंद्र मोदी ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। तो दूसरे लीडर्स के साथ दूसरे ममालिक में जाकर इनका ये रवैया होता है, मगर जब कोई पाकिस्तानी हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो फिर उसको क्या गेस्चर देखने को मिलता है या क्या ये नमस्ते का साइन दिखाते हैं, ये भी आप मुलाहिजा कीजिए। ये भी एक भौंदा चेहरा है, मुनाफिकत से भरा हुआ चेहरा है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बहुत से सवालात की जो ICJ की जो हियरिंग हुई है उससे बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। कुछ सवालात के लिए हम टेलीफोन लाइन पर तज्जिया शामिल करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब का कुछ सवालात के जवाब हम उनसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। एक ये कि क्या पाकिस्तान कुलभूषण यादव को फांसी देने में कामयाब रहेगा, क्या जो उसका स्टांस था अभी भी वो उस पर डटा रहेगा और कुलभूषण यादव को फांसी मिलेगी। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कुलभूषण यादव के क्राइम्स को दुनिया में
नशर करने के लिए, दुनिया में फैलाने में बुरी तरह से नाकाम रही है, फेल रही है। जिस तरह से उन्होंने 2010 में अजमल कसाब को जब उन्होंने अरेस्ट किया और हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने जहर उगला कि ये दहशतगर्द मुल्क है, ये एक स्टेट है जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, ये दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है, ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है। मगर पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को गिरफ़्तार किया, मगर फिर भी उसका एतराफ़ी बयान लिया, मगर फिर भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उसको नशर करने में, उसको शेयर करने में बुरी तरह से नाकाम रहा है। ये एक सवालिया निशान है जो तमाम पाकिस्तानियों के जहनों में इस वक्त खटकता है कि आखिर ऐसा क्यों, हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी इस मामले में आखिर फेल क्यों हुई है। और दूसरा सवाल ये कि जो अभी समिट जारी है बीजिंग में, जिसमें नवाज शरीफ साहब गए और अब नवाज शरीफ साहब ने अली बाबा का जो वो अटेंड किया, उनके दफ्तर वगैरह में गए और उनका जो भी सेटअप था उसको देखा, वहाँ पर भी उन्होंने स्पीच की और बीजिंग समिट का वो हिस्सा बने जो 6 रोज़ पर मुश्तमिल थी बीजिंग समिट। उसमें 129 ममालिक से डेलीगेशंस और 29 हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स वहाँ पर मौजूद थे। और ये सारा जो मामला था, जो समिट थी, वो इकॉनमी से रिलेटेड थी, मईशत के हवाले से ये समिट जो है उसका इनेकाद किया गया, मईशत के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से। मगर नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर इंडिया का स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का उसका कोई जिक्र नहीं किया, उसकी कोई उन्होंने बात नहीं की। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि मईशत के लिए सबसे पहले अमन बहुत ज़रूरी है। किसी भी मुल्क में अमन आएगा तो बेहतरीन ट्रेड रूट्स बनेंगे, उसकी इकॉनमी भी बूस्टअप होगी। तो नवाज शरीफ साहब को इतने हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स और डेलीगेशंस के सामने ये ज़रूर कहना चाहिए था कि पाकिस्तान के हालात को डिस्टेबलाइज़ करने में, मुआशी तौर पर पाकिस्तान को कमज़ोर करने में, पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने में भारत का एक बहुत बड़ा किरदार है, मनफी किरदार है। उसको बेनकाब करना भी अब ये आलमी ताकतों की, आलमी बरादरी की ज़िम्मेदारी है, उस पर भी कोई एक्शन ले। मगर नवाज शरीफ साहब को उस पर कमेंट ज़रूर करना चाहिए था और हमें उम्मीद है कि वो उस पर कमेंट ज़रूर करेंगे। दूसरी जानिब आपको याद है कि कल रात को निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में इंडियन सहाफ़ी ने एक कमेंट किया है जो आज पाकिस्तानी अखबारों में छपा भी है। लोग इस पर भी सोशल मीडिया पर तबसरे कर रहे हैं कि सज्जन जिंदाल की जो पाकिस्तान आमद थी वो नरेंद्र मोदी के कहने पर नहीं की गई, बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जिंदाल साहब को पाकिस्तान में मरी में बुलाया और उनसे मुलाकात की। और उस मुलाकात के बाद अचानक से पाकिस्तान ने फिर ये हामी भर दी कि वो ICJ में आप मुकदमा जो लेकर गए हैं उसकी पाकिस्तान उसका जवाब देगा। और फौरी तौर पर एक वकीलों की टीम भी तश्कील दी गई। और बहुत से लोग ये सवाल करें कि शायद बिलो द टेबल शायद कोई ऐसे मामला तय पाए हैं। कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर ये राय है कि सज्जन जिंदाल की जैसे ही मुलाकात होती है उसके बाद से ICJ का पाकिस्तान उसमें जाने की ये हामी भरता है। तो ये स्टांस अपनाया गया पाकिस्तान की जानिब से। जो उसमें फ्लॉज थे वो भी हमने आपके सामने रखे और कुछ तस्वीर भी आपकी नज़र की। अब इसमें क्या इसका फ़ैसला आएगा वो वक्त बताएगा, आपके साथ लम्हा ब लम्हा शेयर करते रहेंगे। पैनामा केस के हवाले से कुछ बात करते हैं। JIT जो तश्कील दी गई थी, जिसमें सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल जो JIT तश्कील दी गई थी, जिसमें सरकारी अफसरान ने ISI से, MI से, स्टेट बैंक से और दीगर दफातर से अफसरान ने बैठकर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करना था। उसने आज उसकी समाअत हुई है। आज उसका जो है सेशन हुआ है, सेशन इसको कहिए, इसको समाअत कहिए। JIT की समाअत हुई है और उसमें JIT ने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को ये हुक्म सादर किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के जो टेलीविज़न इंटरव्यूज़ हैं और जो स्टेटमेंट्स हैं हुसैन नवाज़ की, मरियम नवाज़ की और वज़ीर-ए-आज़म की, उनको जमा करवाया जाए, उनको सामने लाया जाए और फिर उस पर कोई फ़ैसला किया जाएगा, उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। लेकिन टेलीविज़न इंटरव्यूज़ के बारे में ये बात भी दिलचस्प है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के जो टेलीविज़न इंटरव्यूज़ हैं उनमें आपस में तज़ाद है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो लंदन में तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये उनका ऑन रिकॉर्ड उन्होंने एक टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया। जबकि दूसरी जानिब एक टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में हुसैन नवाज़ ने, हसन नवाज़ ने ये सारे मामलात और जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको तस्लीम किया। तो ऐसा लगता है कि JIT ने जो ये इंटरव्यूज़ मांगे हैं ये इनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, मुश्किल खड़ी कर सकता है शरीफ ख़ानदान के लिए। और फिर देखेंगे कि ये जो इंटरव्यूज़ और स्टेटमेंट्स जब ये JIT में पेश करेंगे तो उसका क्या फ़ैसला सामने आएगा। और कुछ एक दो अहम छोटी ख़बरें हैं, न्यूज़ हैं। ये बड़े इश्यूज़ थे जो हमने पहले डिस्कस किए, पैनामा केस का और कुलभूषण यादव का। दो और मामलात हैं कि एक पीर ने
रहीम यार खान में एक पीर ने 2 खवातीन का रेप किया है, उनके साथ ज़्यादती की है। और पहले तो उन्होंने जिन निकालने के बहाने सोमवार को उस पीर ने 2 खवातीन को बुलाया और फिर उनके साथ जो भी गलतकारी की। इस पर एक खातून की जो फैमिली है उन्होंने पीर पर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। और 23 अप्रैल को एक और इस तरह का मामला भी पेश आया था, जिसमें आपको याद है कि मुजफ्फरगढ़ में ये गिला था कि एक खातून ने अपने बच्चों को फ़रोख्त कर दिया एक पीर के कहने। तो ऐसे मामला अक्सर पेश आते रहते हैं पाकिस्तान में। आज ये मामला पेश आया जो इस वक्त मीडिया की नज़र बना हुआ है। और तीसरा मामला ये कि लाल शहबाज कलंदर का जो लाल शहबाज कलंदर धमाके में जो मुलव्विस था दहशतगर्द, उसको गिरफ़्तार कर लिया है और उस पर भी अब तहकीकात जारी है। न्यूज़ रूम से रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।